अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। और ये दूसरा लेक्चर है एमसीक्यूज़ ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी। और आज का जो टॉपिक है, आज मैंने क्लाइमेट चेंज के एमसीक्यूज़ लाए हैं और कल के लेक्चर पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। बाकी अगर किसी को भी JKPSI टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो 6 मॉक टेस्ट अवेलेबल है WS अकेडमी की ऐप पर, ठीक है, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, Ministry for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation has announced to celebrate the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar held on 14th April as which day? तो बेसिकली ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो मिनिस्ट्री है किसकी, वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन का जो मिनिस्टर है, उन्होंने बोला कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है उनके बर्थडे पे हम 14 अप्रैल उनका बर्थडे होता है, उसको किस दिन के तौर पे मनाएंगे। तो ऑप्शंस आर हेयर: हेल्थ डे, वाटर डे, कंजर्वेशन डे, फूड डे। चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली डॉक्टर BR अम्बेडकर के जो जन्मदिन था 14 अप्रैल को, उसको एज अ वाटर डे मनाया गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, moving to another question. The National Physical Laboratory CSIR has dedicated the first pristine air quality monitoring station to the nation at. सबसे पहला CSIR ने जो है एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो है सबसे पहला कहाँ पे एस्टैब्लिश किया। ऑप्शंस आर पालमपुर, श्रीनगर, नैनीताल, शिमला। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, ये प्रीवियस साल में था ये, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नैनीताल में उन्होंने सबसे पहला लॉन्च किया। Moving to another one. Considering climate change, melting of ice sheets and glaciers causes the. अगर जो climate change होती है उससे क्या होता है, ice sheets जो होती है वो मेल्ट हो जाते हैं, glaciers मेल्ट हो जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, destruction of infrastructure, endangering of species, desertification, destruction of human settlements. इन टर्न तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन प्राइमरी उससे क्या हो जाता है, इफेक्ट क्या होता है। जब सारे ये मेल्ट हो जाएंगे, आइस शीट्स, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगी, उससे सबसे पहले स्पीशीज़ पे असर पड़ेगा। तो एंडेंजरिंग ऑफ स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब सी लेवल राइज हो जाएगी, आइस शीट्स मेल्ट हो जाएंगे, तो स्पीशीज़ जो है वो ये चेंज अडेप्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी और डिस्ट्रक्शन ही हो जाएगी उससे। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट है वो एंडेंजरिंग ऑफ स्पीशीज़ का हो जाएगा। राइट, ओके। Moving to another question. Considering climate change, increased global temperature causes the. अगर हम climate change की बात करेंगे, अगर ग्लोबली पूरे दुनिया में टेम्परेचर्स इंक्रीज हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा। अगर पूरी दुनिया में टेम्परेचर्स इंक्रीज हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंडेंजरिंग ऑफ स्पीशीज़। देखो अभी हमने बात की, अगर आइस शीट्स मेल्ट हो गए, ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, उससे क्या हो जाएगा, वो पानी ऊपर से नीचे बह के आएगा, सी लेवल राइज हो जाएगा, उससे एंडेंजरिंग ऑफ स्पीशीज़ ही गायब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात की गई अगर ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और पानी की किल्लत हो जाएगी, है ना, पानी की किल्लत हो जाएगी। इवन टेम्परेचर इंक्रीज से भी क्या हो जाता है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, तो फिर जो टाइम पे हमें पानी चाहिए वो नहीं होगा, बारिशें सही से नहीं होगी, उससे जो है डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगी, फर्टिलिटी लैंड की कम हो जाएगी। जो UNCCD है उसने डेजर्टिफिकेशन को डिफाइन किया है कि एज अ लैंड डिग्रेडेशन, जब लैंड की फर्टिलिटी ही ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारा एरिया डेजर्टिफिकेशन के अंडर आ रहा है। डेजर्टिफिकेशन हो रही है, वो किससे हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन की वजह से, पानी डेफिसिट, वाटर डेफिसिट की वजह से, इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से। और आप देखो सऊदी अरबिया में कितना हाई टेम्परेचर होता है और वो ही डेजर्ट एरिया है ना। तो चले
Question number 6. Considering climate change, rise in water level in oceans and seas due to melted ice sheets and glaciers causes. देखो ये तीन जो आपने लगातार क्वेश्चंस देखिए ऑलमोस्ट सेम है और इसके ऑप्शंस भी सेम है, तो इन ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना उसको बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना। तो अगर क्लाइमेट चेंज का हम दिमाग में रखेंगे तो अगर वाटर लेवल राइज हो जाएगी ओशंस में, सीज में, मेल्टेड आइस शीट्स, मैंने आपको बताया जब आइस शीट्स मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी और समंदरों में, ओशंस में, सीज में जो है वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगी। और उस इंक्रीज होने से, वाटर लेवल इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, क्या डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी? नहीं, डेजर्टिफिकेशन कब हो जाती है, जब पानी कम हो जाता है। तो इससे क्या डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हो जाएगा। बिल्कुल, जब सी लेवल राइज हो जाएगा तो ह्यूमन सेटलमेंट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इवन नो डाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और एंडेंजरिंग ऑफ स्पीशीज भी होगी, लेकिन सबसे पहला क्या हो जाएगा, ह्यूमन सेटलमेंट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। आपने इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा आइलैंड कंट्रीज, है ना। आइलैंड कंट्रीज़ ने बहुत शोर मचाया था लास्ट टाइम भी समिट में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका जो है, या अगर चाइना की भी हम बात करेंगे, वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है ना। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं ज़्यादा, उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा इमिट होते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज होती है। जब आइस शीट्स मेल्ट हो जाएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा, सी लेवल राइज होती है। और सी लेवल राइज होने से क्या होता है, जो ये आइलैंड कंट्रीज़ है वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है वो डूब जाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो उन्होंने शोर इसलिए उठाया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो है ज़्यादा एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस का, लेकिन उससे खतरा, नुकसान किसको होता है, ज़्यादा नुकसान आइलैंड कंट्रीज़ को ही होता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि हम हमारी गलती नहीं होती लेकिन सज़ा उनको ही मिलती है, आइलैंड कंट्रीज़ को। राइट, शाबाश। क्योंकि अगर आप एग्जाम में नर्वस होते हो, आप जल्द में करोगे ना, तो आपको ये सारे ऑप्शन सेम लगेंगे और आप इधर उधर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वाटर इज क्लासिफाइड एज, बेसिकली इसका जो आंसर है, दो आंसर्स मुझे इसके बेसिकली मिले जब मैंने सोर्सेज से चेक किया। कहीं पे लिखा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वाटर इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। नो डाउट जब टेम्परेचर राइज होता है, वाटर की, पानी की किल्लत होती है, उससे डेजर्टिफिकेशन होता है, लेकिन वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। डायरेक्टली अगर हम बोलेंगे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट वाटर, वाटर के बगैर बहुत टाइम तक जब हम रहते हैं, उससे क्या होता है, उससे डायरेक्टली जो होगा ना, उसको फिर आएगा पार्ट बी, ड्रॉट होता है। ठीक है, ड्राउट होता है, खुश्की होती है, पानी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से फिर डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। राइट, तो समझ आया। अदरवाइज जहाँ जैसे मैंने इसको क्वेश्चंस को जमा किया वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे डेजर्टिफिकेशन लिख के था, लेकिन अपना माइंड यूज़ करना है, अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। बेसिकली इसको ड्रॉट बोलते हैं और ड्रॉट की वजह से डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगी। राइट, शाबाश। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज ऑन अर्थ इंक्लूड्स। अच्छा, लोगों की ह्यूमंस जो है उनकी हरकतों से क्या हो जाता है, क्लाइमेट चेंज हो जाता है अर्थ पे, ज़मीन पे। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की वजह से? बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट को जलाते हैं, जब फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है हमारी, यूज़ ऑफ एरोसल कैंस, एरोसल्स हम यूज़ करते हैं। तो किन की वजह से, किन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है क्लाइमेट चेंज हो जाता है? बेसिकली अगर जब हम फॉरेस्ट्स को बर्न करते हैं तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। फॉरेस्ट्स हमें एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी नहीं होता है, बारिशें टाइम पे नहीं होती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से क्या होता है, स्लैश एंड बर्न। एग्रीकल्चर के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट्स को काटते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए हम पौधों को काटते हैं। उससे भी क्या हो जाता है, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। अगर हम देखेंगे पंजाब और हरियाणा में, वहाँ पे जो है कल्टिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर कर दिया गया है। यूज़ ऑफ एरोसल्स, उससे भी क्या हो जाता है, उससे भी जो है कुछ ऐसे गैसेस, कुछ ऐसे ये ऑक्साइड्स बनते हैं फिर, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाती है। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये देखे हैं गैसेस, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, तो जब सूरज की रोशनी आ जाती है, आपने बचपन से ये पढ़ा होगा, तो कुछ रोशनी वापस चली जाती है, लेकिन जब हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेज, कुछ ऐसे गैसेज होती है जो उस रोशनी को वापस नहीं जाने देते हैं, जिसे वार्मिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही फिर ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाती है इन टर्म। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है इनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट? ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है वाटर वेपर। वाटर वेपर से नो डाउट ये सारे ग्रीन हाउस गैसेज है, वाटर वेपर का ज़्यादा रोल होता है। What was मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कंसर्नड विद? मैंने आपको एक कल भी पढ़ाया। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ डील करता है? चेकिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? यस, इसका आंसर इज चेकिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन। शाबाश। Earth's temperatures are stable because we are surrounded by digest which allows the right amount of sunlight in to warm the earth। तो अर्थ जो है, अर्थ को क्या सराउंड करता है जिसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर वो स्टेबल है। देखो, अगर वो नहीं होता, जो हमारे पास सनलाइट आती है ना, तो वापस वो चली जाती, तो उसकी वजह से कुछ रहती है जिसकी वजह से अर्थ वार्म अप हो जाती है। तो क्लाउड लेयर एंड एटमॉस्फेयर, ग्रेविटी, वाटर। तो क्या है? यस, वी हैव अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अस। अर्थ के ऊपर एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिसमें एटमॉस्फेयर ये इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेज है। आपको पता है एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेज है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी आर्गन, बहुत सारे गैसेज हैं। तो जिसकी वजह से एक जो लेयर ऊपर रहती है, उसकी वजह से अर्थ भी वार्म रहती है। ठीक है, लेकिन जब उन गैसेस का जो है इजाफा होता है उन गैसेस की परसेंटेज में, उससे क्या हो जाता है? ज़्यादा ही वार्मिंग ऑफ अर्थ हो जाता है, जो कि सही नहीं है। This layer keep us not too hot in the summer and not too cold in the winter. Scientists call this the digest effect। अच्छा, ये लेयर हमें समर में ज़्यादा गर्मी नहीं होने देते हैं और विंटर में ज़्यादा कोल्ड नहीं होने देते हैं। साइंटिस्ट इसको क्या इफेक्ट बोलते हैं? ठीक है, आपको मैंने अभी पता है कौन सी लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है ना। तो साइंटिस्ट इसको क्या बोलते हैं? शाबाश। ग्रीन हाउस इफेक्ट, सीजनल इफेक्ट, ओशन इफेक्ट, लैग इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। शाबाश। Certain gases in the atmosphere, water vapor, carbon dioxide, methane, nitrous oxide help maintain the Earth's temperatures and climate. These are called। कुछ गैसेस है, जैसे मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर एक लेयर है ऊपर से, अर्थ के ऊपर से, जिसकी वजह से अर्थ वार्म रहती है। और कुछ गैसेस की वजह से जो एटमॉस्फेयर इट इज़ मेड अप ऑफ एयर का बना हुआ है, और एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। उसमें वाटर वेपर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। ठीक है, तो इन गैसेस को हम क्या बोलते हैं? ओजोन गैसेस, सोलर गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस, स्टॉमक गैसेस, इनको हम क्या बोलते हैं? शाबाश। अभी मैंने आपको बताया ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये आपको याद होने चाहिए कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस है जो अर्थ को वार्म होने में हेल्प करते हैं, जो ट्रैप करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को। The solar energy that warms the earth includes visible light, infrared and digest coming from the sun। जो सूरज से रोशनी आती है, सोलर एनर्जी, वो अर्थ को वार्म करती है। वो एनर्जी किसकी बनी हुई होती है? विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, या और किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शंस आर देयर, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव्स, सनस्पॉट्स। अब मुझे बताओ, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और किस चीज़ की बनी हुई होती है सनलाइट? ये बनी हुई होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। शाबाश। The solar radiation that bounces off the earth back towards the atmosphere is mostly digest with a longer wavelength। जो सोलर रेडिएशन होती है, जब सन से अर्थ की ओर आ जाती है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है इसमें कुछ पार्ट। ठीक है, सो इसलिए लिखा है द सोलर रेडिएशन दैट बाउंसेस ऑफ द अर्थ बैक टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, वापस एटमॉस्फेयर की ओर जाती है, इज मोस्टली डाइजेस्ट विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो जो ये वापस चली जाती है ना, जिसकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, वो क्या होता है? वो कौन सी वाली लाइट होती है? पहले सन से जब लाइट आती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, वापस एटमॉस्फेयर की ओर चली जाती है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। यहाँ पे लिखे विद अ लॉन्गर वेवलेंथ। तो वो कौन सा पार्ट होता है लाइट का?
गामा रेडिएशन, एक्स रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं। तो लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस की जो है मकदार ज़्यादा होगी तो वो इसी इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करते हैं। द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड, एटमॉस्फेयर, जो ये एटमॉस्फेयर ऊपर से एनवलप जैसा है, ये डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है। जो लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मीजोस्फेयर, क्या बोलते हैं उस लेयर को हम? शाबाश, यस इट इज ट्रोपोस्फेयर। ओके, हाउ आर ह्यूमन्स मेकिंग ग्रीन हाउस गैसेज ऑफ आवर ओन? हम कैसे खुद ग्रीन हाउस गैसेज को जनरेट करते हैं? ह्यूमन्स कैसे ग्रीन हाउस गैसेज को जनरेट करते हैं? ये क्वेश्चन उठ सकता है ना दिमाग में कि मैम आप बोलते हो सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से तबाही होगी, हम ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से इंटर्न हमें ही नुकसान होता है, तो कैसे ये जनरेट होते हैं? ऑप्शंस आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स इन आवर कार्स, बर्निंग फॉरेस्ट्स विद लार्ज स्केल एग्रीकल्चर, ऑल ऑफ दीज। तो कैसे होता है? बिल्कुल, ये ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। कैसे? देखो कैसे, जब हम फॉरेस्ट्स को बर्न करते हैं, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जब हम कार्स में फ्यूल देते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है ना, तो वो भी ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड या बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस निकलते हैं। जब हम फॉरेस्ट्स को बर्न करने के लिए वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा होती है। अगर हम लार्ज स्केल एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, वहाँ से क्या निकलता है? अगर आप पैडी फील्ड्स की बात करेंगे तो मीथेन रिलीज होता है, मीथेन एमिट होता है, रिलीज होता है वहाँ से। तो ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस है और उस वजह से क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो जाते हैं। Question number 19. Too many greenhouse gases in the atmosphere may block heat from escaping into the space and trap too much heat next to Earth's surface causing. जैसे कि मैंने आपको बोला, जब ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगे तो जो वापस चल जाती है ना पार्ट ऑफ सनलाइट, जो वापस चली जाती है अर्थ से, उसको ये ट्रैप करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? अनदर आइस एज, ग्लोबल वार्मिंग, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, उससे क्या हो जाता है? जब टेम्परेचर बढ़ गया उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, राइट। तो जिसने ये अभी तक समझा भी नहीं होगा, इन एमसीक्यू से आपने ये समझा होगा कि सनलाइट जब यहाँ आती है अर्थ पे, वापस कुछ पार्ट चला जाता है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस की ज़्यादा मकदार होने की वजह से वो इसको ट्रैप करते हैं। जब वो इन गैसेस को इस लाइट को ट्रैप करते हैं, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और उसी टेम्परेचर इंक्रीज़ को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, और जिससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, आइस मेल्ट होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, और जब वो मेल्ट होते हैं तो उससे क्या हो जाता है? सी लेवल राइज हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20. समथिंग दैट माइट हैपन बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाता है, क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से? मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, मोर रिफ्लेक्टेड सनलाइट ऑफ द ice pack, lower sea levels on a sail on bathing suits. तो क्या हो जाएगा उससे मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, जो पोल्स पे हमारा अभी जमा हुआ बर्फ होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है, और देखा भी गया मेल्ट हो रहा है वो। थिंग्स यू कैन डू टू हेल्प डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड, आपको क्या करना चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए? ऑप्शंस आर कीप योर एयर कंडीशनर ऑन हाई, turn off your lights when you are not using them, keep your freezer door open, eat more ice cream. क्या करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए? क्या ज़्यादा आइसक्रीम खानी चाहिए? क्या आपके फ्रीज़र का डोर ओपन करके रखना चाहिए, या अपनी लाइट्स टर्न ऑफ करनी चाहिए जब हम उसको यूज़ नहीं करते, या अपनी एयर कंडीशनर को हाई रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी एयर कंडीशनर या ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं उससे भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस निकलती हैं। फ्रीज़र का डोर ओपन रखोगे उससे भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस निकलते हैं। अगर आप ज़्यादा आइसक्रीम खाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? तो आपको क्या करना है, जब आपको लाइट यूज़ नहीं करनी होती है, जब आप रूम में नहीं होते हो, तो अपनी रूम की लाइट्स बंद करनी होती है। क्यों? क्योंकि उससे एनर्जी बच जाती है, और जब एनर्जी बचेगी हमें डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम हो जाएगा। जब फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है वो इमिट कम हो जाएगा। जब वो कम इमिट हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, राइट। मैंने क्यों एक ही टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस लाए, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, इन तीन में से एनवायरनमेंट के रिलेटेड कौन कौन सा है? रामसर कन्वेंशन, ग्लोब, UNFCCC। मैंने आपको पढ़ा है, रामसर कन्वेंशन तो मैंने पढ़ा है वेटलैंड्स के रिलेटेड, ये बिल्कुल है एनवायरनमेंट रिलेटेड। ग्लोब जो एक प्रोजेक्ट है ये कल्चर के रिलेटेड, ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड नहीं है, कल्चर और सोसाइटी के रिलेटेड। UNFCCC कुछ नहीं होता है, UNFCCC होता है, CCC, ठीक है।
जो कि 1992 में रियो में साइन हुआ था। तो सिर्फ पहला एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है, सो ओनली वन इज द ऑप्शन, इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज जो हमने ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड किए। इंशाल्लाह मैं कल भी एक और टॉपिक पे ले आऊँगी एमसीक्यूज इकोलॉजी एनवायरनमेंट की। और मैंने ये नोटिस किया जब मैं पॉलिटी ये क्वेश्चंस लाती हूँ या हिस्ट्री के क्वेश्चंस लाती हूँ तो बहुत सारे बच्चे आंसर दे पाते हैं, लेकिन इकोलॉजी एनवायरनमेंट मुझे वीक लगी बच्चों की और आप लोग सही से आंसर नहीं दे पाते हैं, बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इम्प्रूव करेंगे ये वाला एरिया। और बहुत सारी डिमांड एमसीक्यूज़ के लिए ही आई थी, अदरवाइज़ मैं आपको डायरेक्टली ये चैप्टर्स ही पढ़ाती। तो फिर भी अगर आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सो दैट मैं आपको उस पर एक लेक्चर दूँ, ठीक है। तो बाकी आप अपना ख्याल रख लीजिए। इफ़ एनीबडी वांट्स टू ज्वाइन एनी बैच या एंटी बैच, हम जल्दी ही नया एंटी बैच लॉन्च करेंगे, तो उसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अभी रिसेंटली हमने लॉन्च की, अगर आपको JKPSI की टेस्ट सीरीज चाहिए वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।